अगर तूफान और बारिश की किसी रात जंगल के बीच में तुम्हें कोई सहारा दे, तो ये जरूरी नहीं कि वो सहारा देने वाली कोई इंसान ही हो, क्योंकि कुछ रूहें बारिश के साथ आती हैं और सुबह होने से पहले किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। सोनपुर गांव का किसान हरिप्रसाद कभी किसी से बैर नहीं रखता था और वो सीधा साधा, मेहनती और भगवान में भरोसा रखने वाला इंसान था। उस रात वो शहर से अपनी बैलगाड़ी पर बीज और खाद लेकर लौट रहा था। जब वो गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जब हरिप्रसाद जंगल के बीच से निकल रहा था तो हवा में धीरे धीरे सीटियां बज रही थीं। हरिप्रसाद मन ही मन में सोच रहा था कि घर वालों ने शहर जाने के लिए मना किया था क्योंकि मौसम खराब होने वाला था, पर मैं नहीं माना। और हरिप्रसाद ये सोच ही रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, आज तो लगता है घर पहुंचना मुश्किल होगा। हरिप्रसाद ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। हरिप्रसाद ने सोचा, इस जंगल में ये रोशनी कहां से आ रही है? चलो आगे बढ़कर देखता हूं। जैसे जैसे हरिप्रसाद आगे बढ़ा तो उसको एक पुराना जर्जर मकान दिखा। इस वीराने जंगल में घर कहां से आया? हरिप्रसाद का दिल घबराया, लेकिन हरिप्रसाद पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था और उसका शरीर भी थक चुका था। उसने सोचा, क्यों ना रात में मैं इसी घर में रुक जाऊं? बारिश और तूफान से भी बचूंगा और मेरी खाद भी खराब नहीं होगी। हरिप्रसाद ने हिम्मत की और उस घर के पास गया और उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ा सा ही फंसा हुआ है। हरिप्रसाद ने आवाज दी, कोई घर के अंदर है? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, हरिप्रसाद ने दरवाजा खटखटाया और बोला, घर में कोई है क्या? अचानक से एक आवाज आई, इस वक्त घर के बाहर कौन है? और बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर निकली और उसने बोला, तुमको इतनी रात को इस घने जंगल में से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। हरिप्रसाद बोला, मां ने मना किया था पर मैं नहीं माना। बूढ़ी औरत बोली, कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश में बाहर रुकना ठीक नहीं। घर के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। मेरे अंदर से आवाज आई, यहां पर इतनी ठंडक क्यों है? घर के अंदर तो हमेशा गर्माहट होती है। बूढ़ी औरत तुरंत समझ गई मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटा, छत टूटी है, खिड़कियां टूटी हैं, इसलिए घर के अंदर ठंडक थोड़ी ज्यादा है। क्या करूं, मैं तो बूढ़ी हूं, मुझसे ये सब काम नहीं होता, तो इसलिए मैं ऐसे ही घर में रहती हूं। हरिप्रसाद बोला, अरे नहीं, कोई बात नहीं। फिर हरिप्रसाद दोबारा बोला, आप यहां इस घर में अकेली रहती हैं, डर नहीं लगता? बुजुर्ग महिला बोली, नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूं। क्या घर में मैं और मेरी बेटी साथ में रहते हैं? हरिप्रकाश बोला, जब से मैं आया हूं तब से आपकी बेटी दिखाई नहीं दी। बूढ़ी महिला बोली, बेटा चंपा सो रही है, अभी उठेगी तो मिल लेना। पर हरिप्रसाद को नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। बूढ़ी महिला बोली, बेटा कुछ खा लो, रात बहुत हो गई है। हरिप्रसाद बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। तभी बूढ़ी औरत बोली, बेटा शर्माओ मत, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, और एक माँ का बेटा भूखा हो और माँ कैसे सो जाए? क्योंकि जो भी इस घर में है वो मैं तुम्हें परोसती हूँ, उसे खाकर आज की रात काटो। बूढ़ी औरत उसको मांसाहारी भोजन खाने को देती है। हरिप्रसाद बोला, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। उन्होंने हरिप्रसाद को कुछ फल खाने को दिया। उनको खाकर हरिप्रसाद सो गया। आधी रात हो चली थी। तभी हरिप्रसाद को पायल की छन छन सुनाई दी। इस आवाज से हरिप्रसाद की नींद खुल गई। हरिप्रसाद ने सोचा, इतनी रात को ये आवाज कहां से आ रही है? तभी हरिप्रसाद के दिमाग में मां की बोली हुई बातें घूमने लगी। मां बताया करती थी कि इस जंगल में कई 100 साल पहले यक्षिणियां घुमा करती थीं और मासूम इंसानों को मारकर उनका सारा खून पी लिया करती थीं। हरिप्रसाद ने मन ही मन सोचा, कहीं ये वही तो नहीं? ये सोचकर हरिप्रसाद कांपने लगा। हरिप्रसाद के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो उसने डरते हुए आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने बोला, मेरा नाम चंपा है और मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहां बैठी हूं। तुम सो जाओ, बारिश बहुत हो रही है। तो मैं जाकर सो गया। फिर कुछ ही देर बाद मेरी अचानक एक चीख से आंख खुली तो मैंने समय देखा, रात के 3 बजे थे और बाहर जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल घबराया। अरे
सोने से पहले बाहर चंपा बैठी हुई थी, कहीं वही तो नहीं रो रही है। मैं बाहर निकला और देखा कि चंपा घर के बाहर जमीन पर बैठकर रो रही थी और उसके हाथों में एक कपड़े का टुकड़ा था। मैंने पूछा, चंपा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? चंपा ने कपकपती हुई आवाज में बताया कि वह ले गया, माँ को ले गया। मैंने पूछा, कौन ले गया और किसको ले गया, साफ साफ बताओ चंपा। तब वह बोली, माँ बाहर सो रही थी और शेर ने माँ पर हमला किया और माँ जोर से चिल्लाई। जब तक मैं दौड़ कर आई तब तक शेर माँ को ले जा चुका था जंगल के अंदर। अब मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था। अब मैं किसके साथ रहूंगी और मैं अब कहाँ जाऊं? और वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, माँ माँ। हरिप्रसाद खामोश रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने चंपा के कंधों पर हाथ रखा और बोला, हिम्मत रखो चंपा, अब तुमको ही अपने आप को संभालना होगा। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे और सूरज निकलने वाला था। हरिप्रसाद ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और गांव की ओर चल पड़ा, पर उसका मन यही सोच रहा था कि अब चंपा का क्या होगा। जब उसने मुड़ के देखा तो चंपा दरवाजे के पास बैठकर मां के कपड़े को लेकर रो रही थी। उसका मन नहीं माना तो उसने चंपा से बोला, तुम मेरे गांव चलो और मेरे घर रहना। चंपा बोली, नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी, लोग क्या बोलेंगे और तुम्हारी मां क्या बोलेगी, कहां से आई है ये लड़की। हरिप्रसाद बोला, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम चलो। चंपा ने अपने मन की कुछ यादें अपने साथ रखा और हरिप्रसाद के साथ गांव की तरफ चल पड़ी। जैसे ही जंगल खत्म हुआ उसके बाद कुछ दूर पे गांव दिखने लगा तो हरिप्रसाद ने चंपा से बोला कि देखो चंपा, सामने अपना गांव दिख रहा है, मैं इस गांव में रहता हूं। चंपा थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, तूफानी बारिश बहुत कुछ छीन लेती है लेकिन कभी कभी कुछ दे भी जाती है। बोलकर वह चुप हो गई और अपनी मां के कपड़े लेकर चुपचाप बैठी रही। हरिप्रसाद जैसे गांव के अंदर पहुंचा, गांव वालों ने देखा कि वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने साथ बिठाकर ला रहा है। सबने पूछा, हरिप्रसाद, तू तो खाद लेने गया था, ये लड़की कहां से ले आया? हरिप्रसाद कुछ नहीं बोला, चुपचाप से अपने घर पहुंचा और मां से बोला, इस लड़की पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इसके आगे और पीछे कोई नहीं, तो इसलिए मां, मैं इसको घर ले आया। मां बोली, ऐसे किसी को मैं घर में नहीं रख सकती हूं, लोग क्या बोलेंगे, गांव के सरपंच क्या बोलेंगे। हरिप्रसाद की मां ने बोला, इसको जहां से लाया है वापस वहीं छोड़ा, हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसको खाने के लिए कहां से देंगे। हरिप्रसाद बोला, मां, मैं इसको कहां छोड़कर आऊं, इसके घर में कोई नहीं है, एक इसकी बूढ़ी मां थी जिसकी मौत हो गई है, मां कुछ करो, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं, वह आपके और मेरे भरोसे ही है। मां ने कहा, तो फिर एक ही रास्ता है कि तुम इससे शादी कर लो, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी इसको गांव में रखने से। हरिप्रसाद बोला, हाँ मां, जो आप बोलोगी वो मैं करूंगा, पर इसको वापस मत भेजो। हरिप्रसाद की मां ने बोला, चंपा इधर आओ, तुम मेरे लड़के से शादी करना चाहती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर देती हूं, नहीं तो तुम जा सकती हो, बिना शादी के मैं तुम्हें नहीं रख सकती हूं, क्योंकि गांव वाले तुम्हारे साथ हमें भी इस गांव से निकाल देंगे। चंपा बोली, मैं आप लोगों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो अगले दिन चंपा और हरिप्रसाद की शादी हो गई और गांव वाले भी चुप हो गए। हरिप्रसाद चंपा को घर लेकर आया और वह रात उनकी सुहाग रात थी। हरिप्रसाद बहुत खुश था, उसने फूलों से कमरा सजा रखा था। जब चंपा कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई, हरिप्रसाद बोला, क्या हुआ चंपा? तो चंपा बोली, कल रात ही मेरी मां मरी है और अभी मैं उस सदमे से उभर नहीं पा रही हूं, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। हरिप्रसाद बोला, चंपा तुम चिंता मत करो, तुमको जितना समय चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। यह सुनकर चंपा वहां से उठी और कमरे के बाहर चली गई। इधर हरिप्रसाद बहुत थका हुआ था, इसलिए वह भी सो गया। अगली सुबह गांव में चीख पुकार मची हुई थी। उसकी आवाज से हरिप्रसाद की आंखें खुली। हरिप्रसाद बोला, सुबह सुबह गांव में क्या हो गया, क्यों लोग इतना चिल्ला रहे हैं? जब वह घर से बाहर निकला तो लोग चिल्ला रहे थे, तालाब के पास कोई मरा पड़ा है। हरिप्रसाद भी तालाब की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे कि हो ना हो ये काम किसी जानवर का नहीं है। उसमें से एक बुजुर्ग बोला, देखो देखो, उस आदमी के शरीर में एक बूंद खून तक नहीं है, लगता है किसी ने पूरा खून चूस लिया हो।
भीड़ में से एक बूढ़ी औरत निकली और बोली, मैंने बोला था ना, यक्षिणी वापस लौट आई है। इधर हरिप्रसाद ये सब सुनकर हंस के बोला, बताओ, कुछ भी बोलते हैं कि यक्षिणी लौट आई। ये बोलकर हरिप्रसाद घर चला आया। अगले दिन रात हुई, फिर से चंपा घर से बाहर जा रही थी। हरिप्रसाद बोला, चंपा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? चंपा बोली, मुझे इस घर में घुटन होती है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जंगल में ही रही हूं, इसलिए शायद कुछ वक्त लगेगा मुझे इस घर की आदत डालने में। ये बोलकर चंपा घर के बाहर चली गई। हरिप्रसाद का मन नहीं माना, तो वो भी चंपा के पीछे पीछे चला गया। उसने सोचा कि मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताऊंगा तो अच्छा लगेगा। पर जब वो चंपा के पीछे जंगल में पहुंच गया तो उसने देखा कि चंपा एक आदमी के पीछे चुपचाप दबे पांव जा रही है। मैंने जैसा ही सोचा कि चंपा को आवाज देकर रोकें, पर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही चंपा के नाखून बड़े हो गए, दांत बाहर निकल आए और वो एक बंदर की तरह उछलकर उस आदमी के ऊपर बैठ गई और आदमी को जमीन पर गिरा दिया। और चंपा आदमी की छाती पर बैठकर उसका खून पीने लगी। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं चुपचाप वहां से चला आया। मैंने सोचा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं ये मुझ पर भी हमला न कर दे। मैंने मन में सोच लिया था कि मैं कल सुबह होते ही ये सारी बात गांव के बुजुर्गों को बताऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा कि मैं इसको गांव में लेकर आया। हरिप्रसाद पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक दृश्य घूमता रहा। चंपा का असली रूप, उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और उस आदमी का खून पीते हुए चेहरा। सुबह होते ही वो चुपचाप घर से निकला और सीधे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास पहुंचा। कांपती आवाज में हरिप्रसाद ने पूरी सच्चाई बता दी। जंगल का मकान, बूढ़ी औरत, चंपा और वो खौफनाक रात। सब सुनकर बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, हमें पहले ही शक था, ये कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती, ये यक्षिणी है। तुरंत गांव के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने सब सुनते ही कहा, अगर देर हो गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। रात होते ही पंडित जी मंत्र, तंत्र और पूजा सामग्री लेकर उसी जंगल की ओर बढ़े जहां चंपा अपने असली रूप में खड़ी थी। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जंगल में भयानक आंधी चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आसमान गरज उठा और यक्षिणी जोर जोर से चीखने लगी, मुझे यहां से नहीं हटा सकते, ये मेरा जंगल है। लेकिन पंडित जी के मंत्रों की शक्ति के आगे यक्षिणी कमजोर पड़ने लगी। एक तेज प्रकाश के साथ पंडित जी ने उसे उसी जंगल की एक प्राचीन जगह में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। जाते जाते पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी, याद रखना, अगर इस जंगल में कोई भी इंसान रात के समय दोबारा गया तो ये यक्षिणी फिर से आजाद हो जाएगी और तब ये सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा गांव खून से भर देगी और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहकर पंडित जी चले गए। आज भी सोनपुर गांव के लोग सूरज ढलते ही उस जंगल का रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है, कुछ रूहें कभी मरती नहीं, वो बस मौके का इंतजार करती हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और